हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लासरूम। चलिए आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्लीडिंग्स। सर प्लीडिंग्स क्या होता है? अच्छा एक काम करते हैं, प्लीडिंग्स आज का नहीं है, बहुत पुराने जमाने से चलता आ रहा है। क्या आपने कोई राजे महाराजे वाली पिक्चर देखी है? राजे महाराजे वाली पिक्चरें कहाँ आती है सर? अब क्यों नहीं देखी यार? बाहुबली देखी है तुम लोगों ने? बाहुबली देखी है ना? बाहुबली आई, बाहुबली के बाद बाहुबली द बिगिनिंग आई, द कंक्लूजन आया, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी है राइट। तब उसमें होता कैसे था, चीजें कैसे चलती थी, आप लोगों ने देखा है कि कब आपने देखा कि राजा का दरबार लगा हुआ, वहां पे दो लोग आते हैं, एक कहता है इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। तो सर हमने क्या देखा था कि माहेश्वती सिंहासन है ये, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तुम लोगों को पता ही होगा। ठीक है, एक तो मैं लड़का, ऊपर से मेरे को ड्राइंग करने के लिए ये कुछ कुर्सी है, और यहाँ पे वो बैठा है बल्लाल देव। ठीक है, ये कौन है? ये यहाँ का महाराजा है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस महाराजा के सामने हमेशा वो दोनों पार्टीज आती हैं जिन पार्टीज को एक को शिकायत है, एक किसी पे एलिगेशन लगा रही है। तो यहाँ पे आता है वो बंदा। ठीक है, यहाँ पे एक बंदा आता है कि जिसका नाम क्या है, सेतुपति, जो वहां का सेनापति है। ठीक है, जो बल्लाल देव की, ये कौन है? ये है बल्लाल देव। और हम बात कर रहे हैं माहेश्वती के सिंहासन की है। तो ये सेतुपति है, सेतुपति है, बल्लाल देव है, और इधर कौन है? देवसेना। हाँ, इसका नाम था देवसेना। यही था ना, बाहुबली की जो बीवी थी उसका नाम क्या था? देवसेना ही था ना। हाँ सर, देवसेना था, उसी के पीछे बवाल हुआ था सारा। चलो ठीक है सर। नहीं, पर बात तो ये थी कि कटप्पा को किसने मारा? बाहुबली को नहीं, बाहुबली को कटप्पा ने मारा क्यों? ठीक है। अच्छा अब देखो कैरेनिवेज, हमारे को वो सब चीजों के बारे में बात नहीं करनी है। अब जो सेतुपति है, ये जाके बल्लाल देव के दरबार में जाता है और वहां पे जाके कहता है कि सर देवसेना ने मेरी उंगली काट दी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये क्या है? एक पेटिशनर है। इसने जाकर एप्लीकेशन लगाई कि सर मेरे को न्याय मिले, इसने ऐसे ऐसे मेरे साथ गलत किया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, धड़ 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 ऐसे करके बाहुबली आता है बीच में, है ना, एक टोन होती है, धड़ धड़ ऐसे बजती है, उसके बाद वो बाहुबली बीच में आता है। बाहुबली आता है और कहता है कि देवसेना, क्या हुआ था देवसेना? ठीक है, तो अब बाहुबली यहाँ पे आ जाता है। याद करो वो सीन, पिक्चर आपने देखी होगी, तो बाहुबली आ जाता है, बाहुबली 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 ऐसे होने लग जाता है। बाहुबली आ जाता है और उसके बाद क्या होता है, वो कहता है क्या हुआ था देवसेना? देवसेना बताती है, देवालय में लेडीज जा रही होती है और ये उस पे हाथ डाल रहा होता है, तो इसलिए मेरे पे हाथ डालने लगा तो मैंने इसकी उंगली काट दी। गलत किया देवसेना, गलत किया। औरत पे हाथ डालने की उंगली नहीं काटते हैं, काटते हैं उसका गला, ऐसे करके उसका गला काट देता है। ठीक है सर। और उसके बाद ये सीधा सीधा कहता है कि सर देखो, सेतुपति ने झूठ बोला तो उसकी जबान लड़खड़ाई, देवसेना बिल्कुल सच बोल रही थी तो निडर होकर सच बोल दिया। ठीक है, और देवसेना को रिलीज करवा के ले जाता है। ये तो था वो पिक्चर का सीन, बट असल पिक्चर के अंदर असल में इन रियलिटी ऐसा नहीं होता था। अब वो मान लो कि ये है बल्लाल देव और वहां का राजा है, यहाँ पे दो लोग हैं जिन्होंने पिटीशन लगाई है अपनी अपनी। इसने बोला कि सर ऐसे ऐसे इसने मेरी उंगली काट दी, तो सामने यहाँ पर जो बंदा है जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है उसको बुलाया जाएगा, दोनों पार्टियों को रखा जाएगा वहां पे। उसके बाद उसकी मम्मी क्या कहती है, किसकी? बाहुबली की। हाँ, वो क्या करता है, कहता है तुमने इस जगह का उल्लंघन किया है, तुमने इस साम्राज्य की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका उल्लंघन किया है, चेक करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, कह रही थी इसी तरीके से सर अब क्या हो रहा है, एक बंदे ने पिटीशन लगाई, दूसरे बंदे इसके ऊपर एलिगेशंस लगी हुई है बड़ी सारी। इसने बोला इसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात। तो अब क्या होता था, ये जो भल्लाल देव वाली जगह है यहाँ पर, जो अब भल्लाल देव नहीं है, भल्लाल देव की जगह कौन है यहाँ पर? कोर्ट। ठीक है, आज के जमाने में क्या है यहाँ पर? कोर्ट। अब कोर्ट के अंदर एक बंदा जाता है, सर इसने मेरी जमीन हड़प ली, इसने मेरे को मारा है, इसने मेरे पैसे नहीं दिए, ये वो सब कुछ। एक ने पिटीशन लगाई और दूसरा बंदा ये रहा। अब आज के जमाने में पहले की तरह नहीं होता कि आप तलवार लेके खड़े हो जाओगे और उसके बाद जो गलत होगा उसका हाथ के हाथ फैसला कर दोगे, गला काट दोगे, नहीं। तो सर यहाँ पे अब दोनों की दोनों पार्टीज क्या करती हैं, कोर्ट में जाने पे अपनी रिटर्न स्टेटमेंट्स को फर्निश करती हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि आप वहां पे गए, आपने जाके बोल दिया और काम हो गया, जी नहीं सर। अब आपको रिटर्न स्टेटमेंट में लिख के देना पड़ता है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। इन रिटर्न स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं प्लीडिंग्स। क्या कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट्स को? प्लीडिंग्स। कि सर इसने ये किया है, ऐसे ऐसे किया है। ठीक है, आ रही है बात समझ थोड़ी थोड़ी?
ओके तो सर मतलब अगर आज के टाइम पे केस होता है तो दोनों पार्टीज अपनी रिटर्न स्टेटमेंट्स फाइल करती हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो प्लीडिंग्स को शुरू करेंगे बिल्कुल बाहुबली स्टाइल में। द एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था, किंग वाज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल जस्टिस। एक पेटिशनर हुआ करता था। पेटिशनर कौन था, जो एप्लीकेशन लगा रहा है कि सर मेरे साथ बहुत जाती हुई है यार, मेरे साथ बहुत दिक्कत हुई है। किंग इन पर्सन एंड प्लेस ऑल द पर्टेनिंग फैक्ट्स टू हिज केस। ये भी मैं क्या बता रहा हूँ आपको। उसके बाद क्या होता था, इसने यहाँ पर अगर पिटिशन डाल दी तो यहाँ से बुलावा जाएगा कि चलो भाई जाओ और देव सेना को पकड़ के लाओ। वो देव सेना को पकड़ के लाएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी और उसके बाद सीधा सीधा फैसला सुना दिया जाएगा। बस वहां पे ओरली हुआ करता था ये सब। उन्होंने ये नहीं बोला देव सेना तुम भी लिख कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहता ओके कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। कह रहा अब पहले तो ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था। कह रहा पर उसके बाद क्या होता है, तो जो यहाँ पर फैसला आएगा, जो भी डिसीजन यहाँ पर आता था, हम सिर्फ उस डिसीजन को रिकॉर्ड कर लेते थे, दैट्स इट। जो डिसीजन आता था उस डिसीजन को रिकॉर्ड कर लिया जाता था कि भाई ठीक है भाई काम हो जाएगा भाई, चलो अब आगे चलते हैं। तो बट अब क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा हम आगे चले, थोड़ा आगे जाके गए तो क्या हुआ, अब अंग्रेज आ गए हमारे यहाँ पे। अंग्रेजों ने कहा भाई ऐसा नहीं। उन्होंने क्या करा, छोटे छोटे कोर्ट बना दिए, एक दीवानी कोर्ट बना दिया, हाई कोर्ट बना दिया। धीरे धीरे फंडा चेंज हुआ, तो जैसे सारी चीजें अपग्रेड होती जा रही है ना, ठीक इसी तरीके से इन्होंने कहा भाई इस सिस्टम को भी अब हम अपग्रेड करें। तो कह रहा फिर कैसे अपग्रेड करेंगे। कह रहा देखो एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यूरिसडिक्शन से अलग अलग कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन को आने के बाद अंग्रेज अलग ले गए और कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन अलग चीज होगा। कह रहा पहले नहीं, राजा की तरह की चलाएगा भी राजा ही, सब कुछ राजा ही करेगा। कह रहा नहीं, जो चला रहा है वो अलग है और जो न्याय वाली बात है वो अलग। कह रहा बल्लाल देव की जो सेना है, माहेशमती का जो सिंहासन है, टू हेल्प दैट, वो जो साइड पे है उसको हटाओ। कह रहा अब फंडे अलग 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 होंगे। कह रहा कोई बात नहीं। कह रहा अब प्रोसीजर धीरे 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 चेंज होता रहा। अब हम चलते हैं आगे। बहुत सुना दी तुम लोगों को रामायण की तरह कहानी, ठीक है। अब चलते हैं सीधी आगे बात कि सर आज के टाइम पे हम अगर बात करेंगे तो क्या बात होगी। देखो देखो कहता है एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी 1908, प्लीडिंग का मतलब होता है प्लेंट या तो एक रिटन स्टेटमेंट। इसकी एक डेफिनेशन है, प्लीडिंग्स आर स्टेटमेंट्स रिटन ड्रॉन अप एंड फिल्ड बाय ईच पार्टी टू अ केस। एक भी कोई भी एक पार्टी है तो उसको लेकर दे आर फिल्ड बाय ईच पार्टी टू अ केस। जो पार्टी केस कर रही है, जिस पार्टी पे केस हो रहा है, वो दोनों की दोनों पार्टीज अपनी पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स यहाँ पर देते हैं, स्टेटिंग कि उनकी क्या कंटेंशन है, क्या ट्रायल होने वाला है, गिविंग ऑल सच डिटेल्स एज द ओपोनेंट नीड्स। अच्छा अब एक बात बताओ यार, अगर आप में से कोई बंदा मेरे पे केस कर देता है तो आप बताओगे ना मेरे पे किस चीज का केस किया है। जैसे यहाँ पर ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, सेतुपति तो आ गया, इसने मेरी उंगली काट दी, ये वो, ठीक है। अब यहाँ तो पता चल रहा है मेरी काटी है उंगली, तो मेरे को पता है भाई मैंने उसकी उंगली काट दी। सेतुपति ने जाके मेरे पे केस कर दिया, ठीक है, सेतुपति ने जाके मेरे पे केस कर दिया, मेरे को कैसे पता चलेगा सर। सर आपको कोर्ट से ऑर्डर आएगा ना, कोर्ट से आपको समन आएगा ना, हाँ कोर्ट से मेरे को समन आएगा। उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी होंगी कि भाई ये जो सेतुपति है, ये जो सेनापति है, ये मेरे पे क्या क्या एलिगेशंस लगा रहा है, ठीक है। तो वो प्लीडिंग्स दोनों पार्टी फाइल करेंगी। फिर इस बंदे ने जो जो एलिगेशंस मेरे पे लगाए होंगे, मैं हर एक एलिगेशन का जवाब दूंगा, ठीक है, मैं हर एक एलिगेशन का जवाब वहां पर दूंगा, ठीक है सर। ओके अब देखो कोर्ट क्या है, कोर्ट को क्या करना होता है सर, कोर्ट को तो डिसाइड करना है ना कौन सी पार्टी की फेवर में जा रहे हो, कौन सी पार्टी के आप अगेंस्ट जा रहे हो। पर कोर्ट अगर ये चीजें डिसाइड करेगी तो उसके लिए एटलीस्ट पता तो हो कि असलियत में हुआ क्या है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमेशा कोर्ट क्या करती है, दोनों पार्टी से राइटिंग में ले लेती है, भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है और तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम बताओ हमारे को सबसे पहले। उप्स आई एम सॉरी। तो वो जो पार्टी है वो प्रॉब्लम्स बताएंगे अपनी, कैसे इन राइटिंग, कैसे इन राइटिंग। राइटिंग में जैसे ही बताएंगे उसको क्या कहते हैं, रीडिंग्स कहते हैं, सिंपल सी बात है सर, ठीक है। ओके तो मतलब सर आप कहना चाह रहे हो इसने जो रिटर्न स्टेटमेंट दिया, अब ये बंदा आएगा, इसने जो जो एलिगेशंस लगाए हैं उन सारे एलिगेशंस का जवाब देगा। जी हाँ, बीइंग एज अ गुड ड्राफ्ट्समैन आपको सामने वाले की हर एक एलिगेशन का जवाब देना है। सर अगर आप जवाब नहीं दे पाते तो वो मान लेगा कि उसने एडमिट कर लिया, वो मान लेगा कि भैया तुम ये चीज मान गए। हर एक एलिगेशन का जवाब देना। जब भी आपको नोटिस आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है नोटिस वकील ही भेज रहा है, समन आया है तो मतलब कोर्ट में केस शुरू हो गया है,
ठीक है, चलें आगे, बोलो बेटा, चले, ठीक है, ओके। अच्छा देखो अब क्या है कि सर कंप्लेंट और प्लेंट एक ही तो बात हुई, आपने ही तो बताया यहाँ पे सेतुपति गया, इसने एलिगेशन लगाई, तो इसने यहाँ पे प्लेंट फाइल किया ना, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की ना। प्लेंट और कंप्लेंट एक ही तो बात हुई, प्लेंट कर रहा है या कंप्लेंट कर रहा है, देखो है तो सिनोनिम ही, बात तो एक ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जी हाँ। प्लेन जो होता है, जब हमने ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की बात करी ना, सिविल रॉन्ग्स के लिए या सिविल एक्ट्स के लिए हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लेते हैं। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, आपने किसी को पैसे देने थे, पैसे नहीं दिए टाइम पर, सिविल रॉन्ग है ये। आपने कोई अगर क्राइम कर दिया, किसी का बच्चा किडनैप कर दिया, तो सर वहां पर आती है कंप्लेंट, ठीक है। प्लेंट फॉर सिविल कोड एंड द वर्ड कंप्लेंट इज फॉर क्रिमिनल कोड। आई बात समझ, बोलो। हर एक सूट का मतलब क्या, वो जो सूट डालते हैं, नहीं वो नहीं है यहाँ पे मतलब। यहाँ पे कहता है सर हर एक केस कैसे शुरू होता है, हमेशा सबसे पहले आप एक प्लेंट इन डुप्लीकेट फाइल करते हैं कोर्ट पे, या तो उस ऑफिसर पे जहाँ पे आप फाइल करने जा रहे हो। आप कोर्ट पे चले जाओ, किसी क्वासी जुडिशियल बॉडी पे चले जाओ, कह रहे सर अब सबसे पहले ये प्लेंट फाइल होगी, उसके बाद यहाँ पे से एक समन इशू किया जाएगा दूसरी पार्टी को। कह रहे सबसे पहले आपको वो एलिगेशन के लिए यहाँ पे प्लेंट फाइल करना होता है। नंबर 1, यहां से फिर समन इशू किया जाएगा इस पार्टी को, फिर ये पार्टी आएगी अपने रिटर्न स्टेटमेंट अपनी फाइल करेगी यहाँ पर प्लेंट, ठीक है। ये आके अपने प्लेंट फाइल करेंगे कि हाँ जी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, वैसा हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ। कह रहा ठीक है जी, ओके। कह रहा अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं सर, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो आपने मेरे साथ पिक्चर देखी है, ठीक है, पिक्चर देखी है जिसको हम कहते थे जॉली एलएलबी, सर अब यहाँ पे क्या होगा, ओरल हियरिंग, दोनों पार्टीज को रखा जाएगा। इस ओरल हियरिंग को आपने देखा है, हियरिंग चल रही है, हमने इसको बहुत बार ट्रायल के तरीके से भी देखा है, पर कोई बात नहीं और डिटेल में देखेंगे, ट्रायल चलेगा, ठीक है। तो जैसे आपने सबसे पहले क्या करना होता है, प्लेंट, यानी कि कोर्ट में एप्लीकेशन डालनी है, उसको नहीं भेजना, आपने कोर्ट में भेजना है सीधा, उस बंदे को नहीं भेजना कुछ, ठीक है। अब क्या होगा, समन आप इशू करेगा, कोर्ट उस डिफेंडेंट के पास जाएगा, वो अपना आंसर क्लेम करेगा, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देगा। अच्छा सर एक और चीज, जब आपको ये जो समन मिला ना, समन मिलते ही आपको अपनी प्लेंट, यानी कि इसको, इसके लिए तो हम यहाँ पे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, कि भाई अब खुद को बचाना है, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस आपको समन मिलते ही आपको विद इन 30 डेज ये फाइल कर देना होता है, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी वैसे ही दे देता हूँ, ठीक है, कल को काम आ जाएगी यार। कल को तुम किसी कंपनी में जाते हो, वहां केस हो गया, तुम्हारे है ऐसे हो, ठीक है। तो ये प्लेन आपको एक स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस प्रिपेयर करना है कि भाई ये गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, याद रहे हर एक पॉइंट को आंसर करना है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ सर। अब अच्छा एक मिनट, एक मिनट, आपने कहा कि स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस है, उसमें मैं सारी बातें लिखूंगा, यस। आपने कहा प्लेंट है, उसमें भी मैं सारी बातें लिखूंगा, जो बंदा केस कर रहा है उसके लिए प्लेंट है, सबसे बढ़िया बात है, जिसपे केस हो रहा है वो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल कर रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। बट याद रहे कोई भी केस अगर शुरू होगा तो शुरू कैसे होगा, सबसे पहले फाइलिंग ऑफ प्लेंट से लेकर, आपने कोर्ट में प्लेंट फाइल कर दी सर, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करी तो ही जाके चीजें आगे चलेंगी, अदरवाइज नहीं। तो किसी भी अगर आपसे पेपर में पूछता है कोई भी केस है, उसके लिए फाउंडेशन क्या है, दैट इज प्लीडिंग, प्लेंट, प्लीडिंग, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा ड्राफ्ट्समैन बनना है तो अगर फाउंडेशन सही होगा तो ही तो केस आगे लेके जा पाओगे। बाद में जाके आप कह रहे हो ऐसा भी हुआ था, वो कहेगा कहाँ है तेरे रिटर्न स्टेटमेंट, का लिखा है इसके अंदर, नहीं लिखा तो कैसे क्लेम करना, ठीक है। आओ आगे लेके चलता हूँ सर। अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग्स क्या है, क्यों है, यह पहली बात तो मेरे को ये बताओ ना कि आप ये प्लीडिंग्स वाला फंडा लेकर क्यों आए। देखो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये चीज मुझे बतानी पड़ेगी, क्योंकि बेटा देखो अगर मैं प्लीडिंग्स का कंसेप्ट इसलिए यहाँ पर है, क्यों है प्लीडिंग्स, ठीक है। पहली बात तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है, प्लीडिंग्स क्यों है, या प्लीडिंग्स अगर है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फोकट में पढ़ाए जा रहे हो मेरे को, नहीं। देखो अगर मैं, आपने मेरे पे कोई केस फाइल किया, ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए ना क्या केस फाइल किया यार। आपने मेरे को बोला कि सर, मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है ऑफिस आ जाओ कुछ बात करनी है, तो मैं आपको बताऊंगा ना क्या बात करनी है, सो दैट आप भी प्रिपेयर्ड हो, मैं भी प्रिपेयर्ड हूँ, ठीक है। Object of pleadings is to give a fair notice to each party of what opponent's case is.
मुझे पता होना चाहिए ना आप किस बात से नाराज हो, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने कोर्ट में केस फाइल किया, मेरे को पता तो होना यार, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, वो कह रहा है ऐसा हुआ, मैंने कहा है मेरे को तो याद ही नहीं। वो कह रहा है अच्छा मेंटोस खा लो, क्या पता तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जाए। मैंने कहा यार मेंटोस खा के नहीं होता है। ठीक है, आई बात समझ। प्लीडिंग्स क्यों होती है, ताकि मैं वहां पे जाऊं एकदम से कुछ सरप्राइज ही निकल के आ जाए। ठीक है, pleadings are also there to eliminate the element of surprise during trial, कि हम वहां पहुंच गए सर हमारे को कुछ पता ही नहीं। प्लीडिंग्स बनाते समय हमेशा याद रखना है कि सिर्फ मटेरियल चीजें ही वहां पे लिखनी है। ऐसा नहीं कि मैं तेरे यहाँ पे आया था, याद है तेरे को उस दिन तू तेरे यहाँ पे चाय पीते पीते मेरे पे चाय का कप गिर गया था। ठीक है, उस दिन तूने मेरे को कहा था कि भाई मैं तुम्हारे को एक हफ्ते में पेमेंट करा दूंगा। उसमें चाय की बात लिखने की कहां से बारी आ गई। तूने बिस्किट मंगाए थे और साथ में पकौड़े भी मंगवाए थे, पकौड़े के साथ हरी चटनी नहीं थी, सिर्फ लाल चटनी थी, मेरे को याद है। ये क्या फालतू की बातें लिख रहे हो यार तुम बीच में। ठीक है, तो अब तो हर एक पार्टी को क्या करना होता है कि दूसरी पार्टी का स्टैंड पता होना चाहिए। स्टैंड कौन सा, बस वाला नहीं नहीं नहीं, कि वो पार्टी आपसे क्या क्लेम कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके ओके ओके, इसलिए प्लीडिंग्स यहाँ पर होती, टू नो ईच अदर स्टैंड्स, कि कौन से हमने एडमिट किए हैं और कौन से हमने डिनाई किए हैं। उसने मेरे पे, आपने केस फाइल कर दिया मेरे पे, मैं क्या करूंगा, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस डालूंगा, कुछ चीजें फेवर में आएंगी, कुछ चीजें अगेंस्ट में जाएंगी। ओके, ठीक है सर, ओके, ग्रेट, समझ में। ठीक है, आई बात समझ। ट्रायल से पहले ही, ऐसा नहीं मैं हियरिंग पे पहुंच गया उससे पहले ही मुझे पता होना चाहिए भाई किन किन पॉइंट्स पे बात होने वाली है, वहां पर जाके वैसे कर दे धप्पा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा धप्पा नहीं चलता, धप्पा बंद हो गया है। कह रहा सर आप चलो आगे चलते हैं। कह रहा ऑडिटर्स ने एक और चीज बताई। कह रहा सर देखो अगर कोई भी प्लांटिफ है, जो बंदा प्लेंट कर रहा है, जो रिटर्न स्टेटमेंट दे रहा है, जो पिटिशन लगा रहा है, उसको क्या कहते हैं, प्लांटिफ। कह रहा अगर आपने मेरे पे किसी भी टाइप का कोई एलिगेशन लगाया है तो मुझे ये पूरा हक है जानने का कि कौन कौन से एलिगेशंस हैं जो आपने मुझ पे लगाए हैं। आपने लगाए हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, खुद को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ, डिफेंडेंट। जो केस कर रहा है उसका नाम क्या है, प्लांटिफ। ठीक है, प्लांटिफ नाम है उसका, नाम नहीं है उस, आप कह सकते हो उस टर्म को, वो इंडिविजुअल है या कुछ भी है, हम कैटेगराइज करते हैं उसको एज अ प्लांटिफ। ठीक है सर, आपने केस फाइल किया, मुझे बताओगे किस चीज का केस फाइल कर रहा हूँ। मैं अगर स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दे रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, तभी तो बहस बराबर होगी। बहस नहीं, बहस बहस, आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट। The plaintiff in turn is entitled to know that what defense will be answered in answer to his. ओके सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके। अब चलो आगे चलते हैं, अगली बात को समझते हैं। कह रहे सर अगली बात बताओ। मैं कहा लाओ जी कमाल करते हो यार, लो अगली बात देखो। और अगली बात पता है क्या है, मजे वाली बात ये है कि सर देखो जो भी डिफेंडेंट है, ठीक है, वो अपनी सारी बातें रखेगा, वो बताएगा कि कुछ चीजें वो एग्री कर जाएगा, कुछ चीजों को वो मना कर देगा। अब एटलीस्ट आपको पता तो हो कि लड़ाई किन बातों पे है। आपने 5 पॉइंट्स रख दिए हैं सामने, आपने कहा ये 5 दिखते हैं जी, ये 5 प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ, इसकी वजह से मेरे को लॉस हो गया। 5 में से 3 तो मैं एग्री कर गया, बची हुई 2 पे फाइट करनी है। आपको पता होता है ना कि कौन सी चीजों पे फाइट है और कौन सी चीजें सामने वाला अपने आप ही एग्री कर गया है। ठीक है, एक मिनट रुको, देखो बताओ। ठीक है, इन एनी इवेंट बिफोर द ट्रायल कम्स ऑन, इट्स highly desirable that the party should know exactly what they are fighting about। ठीक है, कहीं ऐसे पता तो होना है यार कौन सा टॉपिक बचा हुआ है। आपने बोला कि सर आप बड़े गंदे हो, मैंने कहा मैं ठीक है मान लेता हूँ। सर आप एकदम घटिया आदमी हो, मैं कहा मान लेता हूँ यार कोई बात नहीं। सर आप पढ़ाते भी बेकार हो, मैं कहा चलो कोई बात नहीं यार। सर आप दिखते भी बहुत गंदे हो, चलो कोई बात नहीं। सब एडमिट करे जा रहा हूँ, ठीक है, सब मैं एडमिट करे जा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास बिल्कुल क्लियरली मैं एडमिट करे जा रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ ऐसी बातें आ जाएंगी जहां पे मना कर दूंगा। आपने कहा सर आप एकदम हीरो दिखते हो फर्स्ट क्लास, मैं कहा चलो। ठीक है, क्या हो रहा है, आर्ग्यू, मैं अब मान नहीं रहा हूं, मैंने मना कर दिया। सर आप एकदम सलमान खान दिखते हो यार, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, मैं मान नहीं रहा हूं, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब पता हो जाएगा लड़ाई किस बात को लेकर। ठीक है, चले आगे। ओके सर, चलो आगे चलते हैं, मूविंग अहेड। अब अगर आपको पेपर में ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग्स पूछता है तो आपको पहले वाले नहीं, ये चीजें वहां पर लिखनी है। याद रखना अभी तक कुछ भी नहीं ऐसा है जो याद करना था सिवाय इन 3 पॉइंट्स के।
ठीक है। टू डिफाइन द इश्यूज इन्वॉल्व बिटवीन द पार्टीज, की पार्टीज में आपस में लेकर क्या प्रॉब्लम्स है सर, और टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द ऑपोजिट पार्टी और द पार्टी विच इज देयर ऑन आइदर साइड। आपने जिस पे एलिगेशंस लगाए हैं सर, आप उसको बिल्कुल बताएंगे कि क्या एलिगेशंस मैंने तुम्हारे पे लगाए हैं यार, उसको अपॉर्चुनिटी तो दोगे ना, बोलने का कुछ दोगे थोड़ी, ऐसा थोड़ी आया सामने तुमने मारना शुरू कर दिया, नहीं, रुकोगे देखोगे, ठीक है। और आप कोर्ट को इनेबल करेंगे ताकि वो कहीं ना कहीं कंसर्न हो पाए, कहीं ना कहीं वो एसरटेन कर पाए, पता लगा पाए कि पार्टीज के बीच में असली प्रॉब्लम है क्या। अब चलते हैं अगली चीज को लेकर। सर अगली चीज क्या है, फंडामेंटल रूल ऑफ प्लीडिंग्स। अब कह रहे सर देखो पहली बात समझो, मैं कहा हाँ बिल्कुल बताइए सर, चलते चलते आगे मतलब चल रहे हैं। हाँ यार अब देखो, वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ ये सारी चीजें, बट इतना ज्यादा अभी कुछ ऐसा है नहीं कि मैं बहुत सारी चीजें अभी आपको यहाँ पर समझा दूं, इतनी सारी समझाने वाली है नहीं यार, ठीक है। चले आगे, देखो आगे चलते हैं। कह रहा फंडामेंटल रूल ऑफ प्लीडिंग्स क्या है, कह रहा देखो ऐसी कोई बात नहीं है सर, फंड चार रूल ऑफ प्लीडिंग्स है जो हमारे को पढ़ने हैं सीधा सीधा। ओके, देयर आर 4 फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स। कह रहा प्लीडिंग के अंदर हमेशा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ लॉ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर फैक्ट्स की मैं बात करूं तो अननेसेसरी फैक्ट्स नहीं, कि मैं तुम्हारे यहाँ पे बैठा था, तूने उस दिन पकौड़े मंगाए थे, पकौड़े के अंदर हरी चटनी नहीं आई थी, सिर्फ लाल वाली आई थी, तब तूने मेरे को कहा था कि मैं 1 हफ्ते में पेमेंट कर दूंगा। इसमें पकौड़े कहां से आ गए, ठीक है, इसमें पकौड़े कहां से आ गए, ठीक है। आई बात समझ, देखो प्लीडिंग्स के अंदर जो भी फैक्ट्स आपको इंसर्ट करने हैं वो वाले फैक्ट्स जिस पे आप रिलाय करते हैं, ठीक है। एविडेंस नहीं लगाना कि उस दिन देख ले मैं तेरे यहाँ पे आया था, देख ले सेल्फी ली थी हमने, एविडेंस नहीं लगाना है उसमें। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स इंसर्ट करने हैं, एविडेंस करने के लिए ट्रायल है आपके पास, ठीक है। जब भी आप मटेरियल फैक्ट्स को इंसर्ट करेंगे तो कंसाइजली विद प्रिसीजन एंड सर्टेनिटी, मुद्दे की बात कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट आपको वहां पे रखना होता है। बहुत ज्यादा इररिलेवेंट चीजें, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव चीजें, अनसर्टेन चीजें, इनको इंक्लूड नहीं करना होता है, ठीक है। चले आगे, अगली बात को समझो सर। अब एक एक रूल जो आपने यहाँ पे पढ़ा है मेरे साथ, 1 2 3 4 4 रूल्स आपके पास यहाँ पर हैं, इन चारों रूल्स को आज निपटाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद कुछ खास चीजें आपके पास बचेंगी नहीं करने के लिए। प्लीडिंग्स के लिए बहुत ज्यादा नहीं बचा है अब आपके पास। पहली बात तो कहता है फैक्ट्स एंड नॉट लॉ। कह रहा सर ठीक है, कह रहा मतलब, कह रहा प्लीडिंग्स के अंदर जब भी आप इंसर्ट करोगे तो आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स देनी है, लॉ नहीं लगाना है। एज अ प्लीडर आपको क्या करना है सर, आपको सीधा फैक्ट्स डाल देने हैं जिसपे सामने वाली पार्टी रिलाई करेगी। आपको उसके अंदर लीगल इंटरफेरेंसेस नहीं डालने हैं कि ये वाला इंटरवीन हो गया, ये वाला इंटरवीन हो गया, ठीक है। आप लगा दो सेक्शन, सेक्शन लगाना अलग बात है, तो बट अल्टीमेटली करना क्या है, जज आके अब इंटरफेयर करेगा और वो बताएगा कि भाई ये जो फैक्ट्स तुमने लगाए हैं ये परमिसिबल है भी या नहीं। मैं गया, एक सामने बंदा जाता है, उसने क्या छी मेरे मुंह पे छींक मार दी, मैंने केस कर दिया उसके ऊपर। लोग कहेगा तेरा दिमाग खराब है। मैं कहा सर एलर्जी हो सकती थी मेरे को यार, अस्थमा हो सकता था, इसने मेरे को छींक मारी, मेरे को सिर लग सकता था, ठीक है। अब क्या होगा कि ऐसे इंटरफेरेंसेस, ऐसे फैक्ट्स, आपको फैक्ट्स मेंशन करने हैं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि अब इसके ऊपर कुछ लॉ बनता भी है, कुछ जुडिशियल नोटिस भेजने लायक है ये या नहीं, ठीक है। अब जज अल्टीमेटली ये देखेगा कि जो आपने फैक्ट्स बताए हैं क्या वो फैक्ट्स कहीं ना कहीं अब लॉ में रिलेट कर पा रहे हैं, क्या इसका कोई केस बनता है। आपने ओ माय गॉड देखी है, ओ माय गॉड, हाँ सर देखिए है ओ माय गॉड, देखिए ओ माय गॉड में क्या होता है, वो कहता है एक पब्लिसिटी स्टंट एज पर रूल नंबर 13, पता नहीं कौन सा रूल नंबर 10 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, पब्लिसिटी स्टंट। सर कांजी लाल जी मेहता जो है पब्लिसिटी स्टंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको स्ट्रेट अवे सीधा बाहर निकाल दिया जाए। सो आई रिक्वेस्ट टू द कोर्ट, द केस विल शुड बी स्ट्रेट अवे डिसमिस्ड। एक पब्लिसिटी स्टंट के अलावा कुछ नहीं है ये, कह रहा ओके। तो अब उसके बाद क्या हुआ, उसने ऐसा कह दिया, कांजी लाल जी कहता है मेरे लिए 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी बात है। तो अब क्या कर रहा होता है, जज क्या करता है, आपने तो अपनी साइड से फैक्ट्स डाल दिए, अब जज बताएगा भाई कौन सी धारा है हमने इसके ऊपर अप्लाई करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको 2 बार बता दिया है दोस्तों, आप सिर्फ फैक्ट्स मेंशन करेंगे, आप लॉ मेंशन नहीं करेंगे। लॉ कोर्ट देखेगा कौन सा लॉ इसके ऊपर लगने वाला है, ठीक है। देखो ओके,
judge is bound to apply the correct law and draw correct inferences and facts even if the party has been foolish to make a written statement about law applicable to those facts. आपने लिख दिए हैं, कोई बात नहीं सर, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट अल्टीमेटली ये आपको कोर्ट ही बताएगा कि कौन सी धारा यहाँ पे लगती है। ठीक है, आई बात समझ? चले आगे। ओके ठीक है, तो सर इसने अगर यहाँ पे फैक्ट्स लगाए, सामने वाली पार्टी भी फैक्ट्स लगाएगी। यस यस, आपको पंगा लेना नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा। मतलब सर आप कहना चाह रहे हो बस हम इतना लिख के भेज दें फैक्ट्स के साथ कि हमारे को राहत प्रदान की जाए, बस दैट्स इट। यू आर गोइंग टू सीक फॉर एडिक्वेट रेमेडी, दैट्स इट। ठीक है, आई बात समझ? कह रहा सर ओके ओके, कह रहा आपको फैक्ट्स बताने हैं जिनके बेसिस पे क्लेम आ जाएगा। सीधी बात है कि हाँ ठीक है, आपका क्लेम बनता है या नहीं बनता है। प्लांट should only contain the recitals which would form the basis of claim। आपको लीगल पोजीशन नहीं बतानी है, वो इंसॉल्वेंट है, ये गंदा है, ये इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब के सब आपको फैक्ट्स बताने हैं, उसके बाद देख लेंगे आपने। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे टाइप के केसेस आते हैं। डिक्लेरेटरी सूट आता है, पैसे का आता है, मैट्रिमोनियल पिटिशन आती है, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। तो उन चीजों के लिए थोड़े थोड़े फंडे अलग हो जाते हैं। ठीक है, बट वो सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो सर हर एक जगह पे फैक्ट्स लिखते हैं, नॉट लॉ, बट ये है कुछ एक्सेप्शन। इन एक्सेप्शंस के हिसाब से प्लीडिंग्स में कंटेन लॉ, में कंटेन लॉ। आप इन टॉपिक्स को लेकर अगर कोई भी प्लीडिंग्स को बनाते हैं तो उन प्लीडिंग्स के अंदर आपके लॉ हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई भी प्लीडिंग, कोई भी पिटिशन मेंशन करने जा रहे हो तो वहां पे लॉ प्लस फैक्ट्स। फैक्ट्स तो आप हमेशा लिखते ही लिखते हो, बट इस बार आप लॉ भी इंक्लूड कर सकते हो अगर फॉरेन लॉ की बात है, अगर कस्टम्स की बात है, अगर कोई मिक्स्ड क्वेश्चन है जहां पे लॉ भी है, जहां पे फैक्ट भी है। एक बंदे ने मेरे को गधा बोल दिया, मेरे को 10 साल बाद जाके पता चला, मैं अगर मेरे को गधा कह रहा, गधा माने डोंकी, मतलब ढैचू ढैचू, मेरे कहता मतलब मेरे को गधा कह रहा है यार। ठीक है, तो कह रहा सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये क्या था, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट था, फैक्ट था। ठीक है, अब कहीं पे लॉ और फैक्ट मिक्स हो जाते हैं कुछ केसेस के अंदर। एक बंदे ने दूसरे बंदे के पैसे नहीं दिए, वो पहली बात तो लायबिलिटी ही एडमिट नहीं कर रहा। आपने कहा सर मैंने आपसे 2 करोड़ रुपए लेने हैं, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार, एक ही तो लेना है। तो क्या है, एक तो फैक्ट में गड़बड़ हो गई। ठीक है, मैंने कहा भाई तुम ऐसे नहीं करोगे तो मैं पैसे, मैं 1 करोड़ रुपए भी नहीं दूंगा तुम्हारे को। तो अब क्या है, ब्रीच ऑफ लॉ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट और तोड़ दिया, मैं कहा 2 क्या, मैं तो 1 भी नहीं दे रहा। लॉ प्लस फैक्ट। ठीक है, लीगल प्लीज या इंटरफेरेंसेस ऑफ लॉ, इन केसेस के अंदर आपको लॉ प्लस फैक्ट्स आप दोनों ही मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब लेके चलता हूं अगली बात पर, जहां पे हम बात करेंगे अबाउट मटेरियल फैक्ट्स। तो सर क्या पेपर में ये सारे रूल आ जाते हैं? नहीं, पेपर में जो क्वेश्चन आता है मैं आपको देख के बता देता हूँ। रुको रुको रुको, क्या होता है ना यार, पेपर में क्या होता है, जब क्वेश्चन आता है तो बच्चा आधा तो यही सोचता रहता है क्वेश्चन आएगा कैसे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लीडिंग्स, ठीक है, बेसिस क्या होते हैं, और रूल ऑफ प्लीडिंग्स। वो रूल पूछेगा आपसे, रूल के अंदर नहीं जाएगा पूरा डीप। अगर वो आपसे रूल पूछ रहा है तो इतना मैं आपको करवा के चल रहा हूँ कि आज से पहले भी जब उसने पूछा तो रूल ज्यादातर पूछा है, रूल पूछा है, ऑब्जेक्टिव पूछा है। ठीक है, वो दोनों चीजें मैंने कवर कर ली हैं आपके साथ। अच्छा, एक और चीज जो अगली बात है यहाँ पर, अगली बात है यहाँ पर, वो क्या है दोस्तों, कि अब जब भी आप एक अच्छे ड्राफ्ट्समैन बनना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, उस केस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशन है, उसको आपको सारी चीजों को वहां पर मेंशन करना होता है। याद रहे सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने कहा मैं तेरे यहाँ पर आया था, तूने समोसे मंगवाए थे, साथ में चटनी मंगवाई थी। ठीक है, इसमें समोसे चटनी का कोई मतलब नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं है यार। मैं तेरे को, तूने मेरे को उसी दिन बोला था टू हेल्प विद समोसे चटनी यार, मेरे पैसे दे, सीधा काम खत्म कर यार, गाल मुक्का तू साइड दे। ठीक है, तो अब बीइंग एज अ लिटिगेंट या लीगल प्रैक्टिशनर आपको क्या करना है, ऑल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर्टेनिंग टू अ केस, आपको क्या करनी है, सारी चीजों को नरेट करना है। दोस्तों याद रहे, फिर से बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको वही चीजें मेंशन करनी है जो आपके लिए इसेंशियल है, जो इसेंशियल नहीं है उनको आपने छेड़ना भी नहीं है, आपने मेंशन करना भी नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है सर। अब इसेंशियल है माने कि मतलब कुछ ऐसी चीजें इसेंशियल कौन सी है कौन सी नहीं। उन्होंने कहा सर देखो जो फैक्ट्स है ना आपके 2 टाइप के हैं,
मैंने कहा अच्छा। कह रहा एक तो ऐसे फैक्ट्स हैं जिनका डायरेक्टली केस के ऊपर कोई इफेक्ट है, और एक ऐसे हैं जिनका केस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। समोसे और चटनी का कोई मतलब नहीं है। कह रहा है बिल्कुल। कह रहा देखो फैक्ट्स एंड विच आर मटेरियल, दैट मींस फैक्ट्स विच हैव डायरेक्ट एंड इमीडिएट बेयरिंग ऑन द केस। ठीक है। कह रहा जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि यार तुमने मेरे को उस दिन बोला था पैसे दे दोगे, उस दिन भी नहीं दिए, तुम मेरे को पागल बनाए जा रहे हो, अभी भेज रहा हूँ, 10 मिनट में भेज रहा हूँ, 15 मिनट में भेज रहा हूँ। कह रहा ठीक है। कह रहा फैक्ट्स विच आर सेकेंडरी और इंसिडेंटल मे बी इजीली ओमिटेड। कह रहा ओके। अब बीइंग एज अ लॉयर, बीइंग एज अ लीगल प्रैक्टिशनर, बीइंग एज अ लिटिगेंट, आपको क्या करना होता है सर, आपको हर एक फैक्ट को अच्छे से देखना है। ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मार्शलिंग ऑफ फैक्ट्स। जब आप उन फैक्ट्स को इवेल्युएट कर रहे हो कि भाई मैं क्या लिख के भेजूं, क्या नहीं लिख के भेजूं, ये एक अच्छे ड्राफ्ट्समैन की पहचान है, और इसको हम क्या कहते हैं, मार्शलिंग ऑफ फैक्ट्स। ठीक है। मार्शलिंग ऑफ फैक्ट्स is what a good lawyer should always do before he sets down the facts in form of a plaint. आप ठीक है, आपके पास फैक्ट्स हैं, अब आप उसको प्लेंट की फॉर्म देने जा रहे हो, ठीक है, ओके। जो रिलेवेंट चीजें हैं सिर्फ वही आपको मेंशन वहां पर करनी। ओके ओके सर, ठीक है। अब एक और चीज बताओ, मटेरियल फैक्ट्स मतलब, मटेरियल फैक्ट्स मतलब ऐसे फैक्ट्स जो कहीं ना कहीं जिनका आपके केस पे इम्पैक्ट है, और जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं आपका क्लेम लेने में, या तो फिर सामने जो बंदा खुद को बचा रहा है, डिफेंडेंट को हेल्प करते हैं उसको डिफेंड करने में कि नहीं ये ऐसे झूठ बोल रहा है। ओके ठीक है सर, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जिनका डायरेक्टली आपके केस पे कोई इन्फ्लुएंस है, ऐसे फैक्ट्स जो आपको क्लेम या डिफेंस में हेल्प करते हैं, उन्हें मटेरियल फैक्ट्स कहते हैं। ओके इतना सारा लिखा हुआ है और उसके बाद सिर्फ इतनी सी बात, जी हाँ ठीक है। याद रहे, एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट्स आर नॉट मटेरियल। आपने वहां पे एग्जाम्पल ऐड कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं है सर। ठीक है। आपने अपने फैक्ट्स ही मेंशन करने हैं, आपने एग्जाम्पल दे दिया, क्लास नहीं चल रही है, ये सिर्फ मुद्दे की बात। ठीक है। ओके। आप अगर जब देखो बताता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ वही मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कहीं पर भी सर किसी भी सिचुएशन में आपने माल बेचा एक बंदे को, उसने आपको पैसे नहीं दिए, ये मेंशन करना जरूरी नहीं है कि देखो सर जो गुड्स है वो मेरे हैं, मैंने इसको बेचे थे, इसने मेरे को पैसे नहीं दिए, इसको ऑनेस्टली पैसे देने चाहिए थे, इसका कोई दीन ईमान नहीं है। ड्रामेबाजी नहीं, फालतू ड्रामेबाजी नहीं। ठीक है। गुड्स मैंने बेचे तो अल्टीमेटली मेरे ही है ना। गुड्स सोल्ड ऑन दिस डेट, द पेमेंट वाज ड्यू ऑन दिस, क्रेडिट टाइम पीरियड इतना था, उसके बाद इस डेट तक पेमेंट आ जानी चाहिए थी, नहीं है। रेगुलर फॉलोअप, 3 बार आपने रेगुलर फॉलोअप लिया, इन टाइम पे आपने नोटिस भेजे, कोई जवाब नहीं आया, केस फाइल, छुट्टी, सिंपल। ठीक है, आई बात समझ। जैसे एक और चीज है, प्रोमिसरी नोट सुना है आपने, प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट क्या होता है पता नहीं सर। प्रोमिसरी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है। अब प्रोमिसरी नोट क्या होता है, आपने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आपने बना के सामने वाले को दे दिया, वो बंदा ले गया, डेट पे आएगा आपके पास, आपने बोला आई प्रॉमिस टू पे यू सर्टेन सब 5,000 रुपए अगले महीने की 5 तारीख को मुझसे ले जाइए। ठीक है, अगले महीने की 5 तारीख को मुझसे ले जाइए। वो बंदा आपसे लेके चला गया, आप 5 तारीख को लेके वापस आएगा, तो अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप मना कर दोगे, आपने पैसे देने हैं। ठीक है, ठीक है। उस प्रोमिसरी नोट पे डेट डली हुई है सर, वो जैसे ही लेके आएगा उस डेट पे पेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए ऐसा नहीं है आप बोलोगे कि उसने डिमांड नहीं करा, उसने सीधा भेज दिया पैसे दो, आप रिफ्यूज कर जाते हो, गलत। ठीक है, आई बात समझ। ओके सर, रामायण ज्यादा है इसमें, यस रामायण ज्यादा है। अब यहाँ पे कुछ बात करते हैं एक्सेप्शन टू जनरल रूल्स। हम बार बार बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि हर एक प्लीडिंग के अंदर मटेरियल फैक्ट होने चाहिए, मटेरियल फैक्ट होने चाहिए। कह रहा पर सर कुछ एक्सेप्शन है। मैंने कहा मतलब, कह रहा ये एक्सेप्शन है जहां पे आपको रूल नंबर 2 लगाना ही नहीं है, मतलब रूल नंबर 2 डज नॉट अप्लाई, डज नॉट अप्लाई। ठीक है, देखो कह रहा एवरी प्लीडिंग मस्ट कंटेन all the material facts and material facts only is subject to the following well known exceptions। कह रहा सर अब ये कौन सी एक्सेप्शन है यार, ये बताओ मेरे को।
मैंने कहा देखो जी, सबसे पहले आती है कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट कह रहा है, अब ये कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होती है हमारे को इतना पता ही नहीं है यार, इतना पता होता तो बताओ मजा ही ना आ जाता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है आपने? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सुना है, ऐसा कुछ होता है? ये कंडीशन परफॉर्मेंस क्या होती है यार, पहले ये बताओ। देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप एक पर्टिकुलर दुकान पे गए, ठीक है, मैं चाहता हूँ एक दुकान पे, मैंने उसको बोला भैया एक काम करो समोसे दे दो। सर समोसे समोसे करके भूख लगने लग जाती है हमारे को। एक दुकान है ये, मैंने बोला समोसे दे दो, उसने समोसे दिए। मैंने कहा याद रखना पैसे तभी दूंगा जब समोसे गर्म होंगे, ठंडे समोसे मैं नहीं लूंगा। तो मैंने क्या बोला, समोसे का मैंने ऑर्डर तो दे दिया, मैंने कहा पे मैं तब करूंगा कब, जब समोसे गर्म होंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसने मेरे को समोसे दिए तो मैं क्या करूंगा? सर आप चेक करोगे कि समोसे गर्म है या नहीं। समोसे गर्म होंगे तो सर मैं इसको पैसे दे दूंगा, मैं इसको पे कर दूंगा, ठीक है। और अगर समोसे गर्म नहीं होंगे तो दैट मींस मैं इसको पे नहीं करूंगा। तो मैंने ये गर्म समोसे का क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन प्रेसिडेंट लगा दी। तो दोस्तों आपको क्या करना होता है, कंडीशन प्रेसिडेंट आपको वहां पर मेंशन करनी होती है हमेशा। याद रहे कि अगर एक कंडीशन प्रेसिडेंट है, कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो आपको कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से पहले करनी है। अगर ऐसी कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है तो वो आपको स्ट्रेट अवे अपनी प्लीडिंग के अंदर, प्लेंट के अंदर मेंशन करनी होती है कि सर ये वाला इवेंट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अगर समोसे गर्म होंगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे, सिंपल, ठीक है। देखो एनी कंडीशन प्रीसीडेंट क्यों लिखा है, मतलब पहले, द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज इंटेंडेड टू बी कंटेस्टेड शैल बी डिस्टिंक्टली स्पेसिफाइड इन द प्लीडिंग बाय प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ठीक है। एंड एवरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, दैट मींस द परफॉर्मेंस जो आपको करनी थी क्या आपने वो पूरी करी है, ठीक है। या तो फिर आप कह सकते हो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, इसी तरीके से। और हैपनिंग ऑफ परफॉर्मेंस और अकरेंस ऑफ ऑल कंडीशंस प्रीसीडेंट नेसेसरी फॉर द केस ऑफ द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शैल बी इम्प्लाइड इन द प्लीड। आई बात समझ? चले आगे। सर एक और एग्जांपल है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला एग्जांपल अगर आप कहो तो मैं ये एग्जांपल भी आपको बता सकता हूँ। देखो x है और एक y है। सर एक बात बताओ, जो भी आप बोल रहे हो वही लिखा हुआ है, ऐसे क्यों? होमवर्क करते हैं ना हम लोग, होमवर्क करते हैं, होमवर्क करते हैं, इसीलिए जो भी मैं बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ है। x ने क्या किया, y को कहा, x ने y को कहा या y ने x को कहा, ठीक है। x ने अपना हाउस दिया y को, और y कौन है? बिल्डर है। इसने कहा भाई तू मेरा घर बना दे, कह रहा उसके बाद मैं तेरे को पे कर दूंगा। कह रहा ठीक है, कह रहा घर बनाएगा तू, पर उसके बाद वो सेम सर्टिफाई करेगा मेरा, सर्टिफाई बाय एक्स आर्किटेक्चर, क्या ना मेरा आर्किटेक्चर सर्टिफाई करेगा, उसके बाद मैं तेरे को पे करूंगा भाई। अगर उसने सर्टिफाई नहीं करा, उसने बोल दिया कि ना भाई बेकार है, तो मैं तेरे को पे नहीं करूंगा। तो मेरे को क्या करना है, क्लेम चाहे बिल्डर को लेना है। अगर मान लो बिल्डर को गुस्सा आ गया, बिल्डर ने कहा ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो बिल्डर जब अपनी प्लेन फाइल करेगा तो उस प्लेन के अंदर वो मेंशन करेगा कि मेरे को इससे अप्रूवल लेना था और इसने मेरे को अप्रूवल दे दिया, इन स्पाइट ऑफ दैट एक्स मुझे पे नहीं करना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशन रिसीव। ओके मतलब सर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने से पहले, यस यस, कह रहे मटेरियल है चाहे मटेरियल नहीं है सर मेरे को मतलब नहीं, आप मेंशन करेंगे। और आगे लेके चलता हूं, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। देखो सर आप ऐसा कुछ भी काम, एक मिनट पहले मैं खुद को हटा लूं, पता चले तुम लोग मेरे को देख ही ना पाओ। मेरे को देख के क्या फायदा, वैसे भी मैं कौन सा सलमान खान दिखता है। देखो कहता सर सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कह रहा उसमें साफ साफ उन्होंने मेंशन कर दिया है कि कोई भी प्लीडिंग है, ठीक है, कोई भी प्लीडिंग है, कोई भी मैटर ऑफ फैक्ट है, कुछ भी है जिसका बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है कि किसको साबित करना पड़ेगा, ठीक है, किसको साबित करना पड़ेगा। मैंने बोल दिया कि भाई ठीक है, आपने बोल दिया कि सर आप तो एकदम बेकार आदमी हो, आपसे घटिया आदमी नहीं है, तो ये आप बोल रहे हो ना, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आ गया, आपके ऊपर। यहाँ पे जब ये समोसे की मैंने बात करी, मैंने इसको समोसे का ऑर्डर दिया, इसने समोसे मेरे को दिए, तो मैं बताऊंगा ना कि समोसे गर्म है या ठंडे है यार, इसने मेरे को दिया, मैंने कहा यार तेरे को दिखता नहीं है समोसे गर्म नहीं है, कह रहा हाँ, मैंने कहा तो मैं पैसे नहीं दूंगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ गया, मेरे पे आ गया, ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ गया, मेरे पे आ गया। अब ऐसे ही कहता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का क्या मतलब है, कह रहा सर कोई भी पार्टी किसी भी टाइप की प्लीडिंग के अंदर अगर कुछ भी एलिगेशन लगाती है, ठीक है,
कुछ भी एलिगेशन लगाती है जिसका बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाली पार्टी पे जाता है, ठीक है, जिसका बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाली पार्टी पे जाता है। मतलब ये तो ऐसी बात होगी, आपने मेरे को कह दिया कि मैं पागल हूं, अब मैं प्रूफ करूं कि मैं पागल नहीं हूं? ना 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 ना, प्रूफ तो आपको करना पड़ेगा कि मैं पागल हूं। नहीं सर, समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। देखो बेटा, बात को सुनो, मैं एलिगेशन लगा रहा हूं, ठीक है, मैंने बोल दिया कि हाँ भाई, छोटी सी बात है, मैंने बोल दिया छोटा भीम जो है वो चोर है। अब क्या छोटा भीम प्रूव करेगा कि वो चोर है, या मैं प्रूव करूंगा? सर, आप प्रूव करोगे ना कि वो चोर है, छोटा भीम तो यही बोलेगा मैं चोर नहीं हूं। यस, कह रहे किसी भी टाइप का ऐसा मैटर ऑफ फैक्ट आप मेंशन नहीं करेंगे जिसका बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाली पार्टी पर चले जाए। अगर मैं कह रहा हूं छोटा भीम चोर है, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा ना कि भाई इसने तुम्हारे यहाँ चोरी करी है। वो तो बेचारा नहीं तो बोलते बोलते थक के पागल हो जाएगा कि यार मैं चोर नहीं हूं, इसको कैसे समझाऊं। ठीक है, ऐसे तो आप बोल दो कि सर आप पागल हो, ठीक है, अब मैं प्रूफ करूं कैसे कि मैं पागल नहीं हूं? अरे ये बात समझ, उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा ये बंदा हिला हुआ, ये दिमाग से हिल गया, हमारे को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ? बोलो बेटा, चले आगे। ठीक है, बट सर हमने वो भी तो पढ़ा है, बहुत जगह एजम्पशंस ले लेते हैं, प्रिजम्पशंस ले लेते हैं, वो कोर्ट लेगा, आपको लेने की जरूरत नहीं है। ना ना, वह कोर्ट लेगा, आपको चौधरी एकदम चाचा चौधरी नहीं भी बनना है बीच में, ऐसे कर लो वैसे कर लो, कोर्ट अपने आप कर लेगा जो उसको। मैटर्स ऑफ इंडक्टमेंट। अब एक और चीज, पहले तो मेरे को ये बताओ इंडक्टमेंट क्या होता है? इंडक्टमेंट, छी 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 छी, इन मैटर्स ऑफ इंडक्टमेंट का मतलब होता है मैटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, या आप कह सकते हो इंट्रोडक्टरी मैटर्स। इंट्रोडक्टरी मैटर्स क्या होते हैं? जैसे कि सर जो इनिशियली जब हम भी किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो हम वहां पे मेंशन करते हैं नेम ऑफ पार्टीज, उनका रिश्ता क्या है, प्रोफेशन क्या है, लिखते हो ना, नेम, सन ऑफ, रेजिडेंस ऑफ, डिस्प्यूट क्या है। कह रहे ये सारी चीजें भी आपको मेंशन करनी ही पड़ेगी, कह रहे क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी टाइप की पीढ़ी को बनाने के लिए। कह रहे सब ठीक है। अब इंट्रोडक्शन मैटर्स तो आपको डालने ही पड़ेंगे कि ये बंदा यहाँ रहता है, इसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये बिजनेस करता है, इसका ऑफिस यहाँ पे है, एक ब्रांच यहाँ पे है। कह रहे रेलेवेंट है चाहे नहीं है, आप जो मर्जी समझो, पर ये मेंशन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और आगे लेके चलता हूँ, यहाँ पे तो क्या ही आना है, फैक्ट्स नॉट एविडेंस। ऊप्स, यहाँ पे लगता है रूल नंबर 3 आ गया सीधा आपका। हाँ ठीक है, रूल नंबर 3 आ गया। सो अभी देखो यहाँ पे ये 3 एक्सेप्शंस जो आपकी थी, एक्सेप्शंस खत्म हो गई हैं। आप मेरे साथ रूल नंबर 2 पढ़ रहे थे, रूल नंबर 2 की 3 एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शन ये, दूसरी एक्सेप्शन ये, और तीसरी एक्सेप्शन ये। उसको मिक्स मत करना, पेपर में गड़बड़ मत करना, स्पेसिफिकली वहां पे हिंदी में लिख लो। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था, वो कैसे करता था, वो ऐसे लिखता था रूल नंबर 2 की 3 एक्सेप्शन है, कि 3 एक्सेप्शंस हैं, उसके बाद रूल नंबर 3। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने उस लैंग्वेज में लिखा जो मुझे समझ में आती है। यही तो व्हाट्सएप पे ऐसे ही तो लिख के भेजते हैं ना, जैसे ओके की जगह के लिख के भेज देते हैं, पता नहीं ओ बचा के सामने वाला बंदा कितने लाखों करोड़ों रुपए बचा लेता है ना। चल आगे चलें, बात समझ में आई आपको? आप ऐसे भी लिखो ना यार, आपकी अपनी कॉपी है, आपकी अपनी बुक है, क्या टेंशन है? ठीक है, आप अपने तरीके से जैसे मर्जी लिखो। कह रहा सर याद रहे तीसरे रूल के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं कि आपको हमेशा 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 फैक्ट से यहाँ पर मेंशन करने हैं। एविडेंसेस की बात तो तब आएगी जब सब कुछ वहां पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, आपने देखा होगा कांजी लाल जी मेहता वाला केस देखा था आपने? सर ओ माय गॉड की बात कर रहे हो? हाँ, ओ माय गॉड की बात कर रहा हूँ। क्या आपने वो पिक्चर देखी है? नहीं भी देखी, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। वो क्या होता है, दोनों पार्टी इस केस को लेकर आ जाते हैं, ये कह देता है मेरी दुकान भगवान ने गिराई है, ये कह रहा नहीं तुम्हारी दुकान भगवान ने नहीं गिराई। ठीक है, अब ये दोनों पार्टी सामने खड़ी है। पहले तो कोर्ट में एडमिसिबिलिटी को लेकर केस चल रहा था, उसके बाद ये बात आ गई कि सर ये बताओ कि अब एक बात बताओ कि ये दुकान भगवान ने गिराई है या किसी और ने गिराई है? ठीक है, तो पहले तो एडमिसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, उसने पहले दिन जाते ही एविडेंस नहीं दिखा दिया। ठीक है, पहले प्लेंट जो थी रिटन स्टेटमेंट के अंदर उसने एविडेंस नहीं दिया, वो पहुंचा, ओरल हियरिंग हुई, तब जाके उसने एविडेंस दिखाया कि ये देखो यार मेरे पास इंश्योरेंस है। ठीक है, ट्रायल हुआ तब जाके ये चीजें दिखाई। जब आपने प्लेंट फाइल करनी है तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ठीक है,
तो अच्छा देखो, अब अगली बात क्या है कि फंडामेंटल रूल क्या है कि सर प्लीडिंग्स के अंदर आपको सिर्फ फैक्ट स्टेट करने हैं, आपको इंश्योर नहीं करना है कि वहां पर किसी भी टाइप का कोई भी एविडेंस हो। एविडेंस पेश करने की आपको एविडेंस कोई ना कहीं प्रोड्यूस करने के लिए आपको ट्रायल मिलता है, आपको हियरिंग मिलती है, वो बिल्कुल आपको उस सही पॉइंट ऑफ टाइम पर जाके दिखाना होता है। जैसे जाते ही आप सीधा डेजर्ट नहीं खाने लग जाते हो, आप पहले स्टार्टर्स लेते हो, एपेटाइजर्स लेते हो, फिर आप मेन कोर्स पे जाओगे, फिर आप डेजर्ट्स पे जाओ, ऐसा होता है ना। तो ठीक इसी तरीके से, ठीक है, सही तरीके से, तो जब भी आपकी स्टेज ऑफ प्लीडिंग है, यानी कि जब इनिशियल स्टेज है, आई एम सॉरी अबाउट दिस, सो उस स्टेज पे आपको क्या करना होता है, कोर्ट और ऑपोजिट पार्टी को सिर्फ और सिर्फ अपने फैक्ट्स और कंटेंशंस भेजने होते हैं, जिस बेस पे आपने अपने क्लेम को अराइज किया है वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना। ओके, ठीक है सर, ठीक है। अब बीइंग एज अ गुड ड्राफ्ट्समैन मुझे देखना होता है कि यार ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जहां पे मुझे एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, या ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जहां पे मेरे को एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो उस सिचुएशन में अब ये आपके ड्राफ्ट्समैन का काम है, आपका काम नहीं है। अगर आप क्लाइंट हो तो आपका काम नहीं है, और अगर आप ड्राफ्ट्समैन हो तो ये आपका काम है। ठीक है, आई बात समझ? ओके सर, तो मतलब ऐसा क्यों होता है कि मतलब पर्टिकुलरली आप कह रहे हो कि यहाँ पे एविडेंस जो है, ठीक है, तो वहां पे आपको नहीं देना है, इसके पीछे रीजन क्या है? देखो सबसे पहली बात, तो अब ये वाला रूल मैंने बनाया क्यों कि फैक्ट्स डालना है, एविडेंस नहीं डालना, क्योंकि इसीलिए क्योंकि अगर मैंने एविडेंस को यहाँ पर जाके अलाउ कर दिया तो सर डिटेल की लिमिट ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, आपका मेन ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो डिसअपियर हो जाएगा, आपके एविडेंस पे बात होने लग जाएगी कि एविडेंस सही है, एविडेंस गलत है, ये सारी बातें होने लग जाएंगी। कहीं ना कहीं जो आपके लिए अल्टीमेटली जो आपके फैक्ट है वो तो रह ही जाएंगे, फिर बातें एविडेंस पे आ जाती हैं घूम के। ठीक है, जैसे कांजी लाल जी मेहता वाला केस था, उसमें क्या था, सबूत 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 क्या है, बताओ कहाँ लिखा है ये कि एक्ट ऑफ गॉड में ये कहाँ लिखा है कि ये जो काम है, जो भूकंप है, सुनामी है, ये सब भगवान कराते हैं। एविडेंस पे बात आ गई ना, कहते तो क्या होगा, एविडेंस पे ही बात आ जाएगी सर, और फैक्ट्स की सारी बातें उड़ जाएंगी। अच्छा, आपने जॉली एलएलबी देखी है? जॉली एलएलबी में क्या होता है, एट द एंड पहले पार्ट की बात करूं तो भी एविडेंस पे बात आ जाती है, एविडेंस पे बात आ जाती है ना। वो ढूंढ के लाता है जगदीश्वर मिश्रा और जॉली पता नहीं किसको, वो जो पांचवा बंदा जो मर जाता है। या अगर मैं बाद वाले की बात करूं, ऐसे बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे हैं, ऐसे सारे चीज नहीं डिस्कस की जा सकती, टाइम लिमिटेड होगा। तो कहता है रीजन क्या है, रीजन यही है सर कि अगर आपने इफ एविडेंसेस वर आल्सो अलाउड टू बी स्टेटेड देन इन प्लीडिंग दैट देयर शैल रिमेन नो लिमिट ऑफ डिटेल्स, और जो आपका ऑब्जेक्ट है प्लीडिंग का वो ही डिसअपियर हो जाएगा सर। ठीक है, आई बात समझ? ओके, ठीक है सर, ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब सर दो टर्म्स आती है यार बीच में, वो दो टर्म्स कौन सी है, फैक्टो प्रोबेंदा और एक होता है फैक्टा प्रोबानीता, प्रोबांतिया, प्रोबांतिया सॉरी, एक होता है फैक्टा प्रोबेंदा, फैक्टा प्रोबांतिया। अब ये फैक्टा प्रोबेंदा फैक्टा प्रोबांतिया क्या है, ये तो उल्टे सीधे आप कुछ भी वर्ड सिखाते जाओगे क्या? नहीं नहीं नहीं, कहता देखो सर, सबसे पहली बात आपको क्या करना होता है, आपको मटेरियल फैक्ट चाहिए, जो मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ, मटेरियल फैक्ट मटेरियल फैक्ट मटेरियल फैक्ट आपको चाहिए। कह रहा ठीक है, ठीक है सर। कह रहा है हर एक एविडेंस के अंदर भी दो टाइप ऑफ फैक्ट होते हैं, एविडेंस, हर एक एविडेंस दो टाइप के फैक्ट्स को अपने पास रखता है। ठीक है, कह रहा है एक होता है पहला जिससे आप क्लेम ले रहे हो, दूसरा जिससे आप खुद को, आई मीन पहला जिससे क्लेम या डिफेंस की बात हो रही है। ठीक है, अब मटेरियल फैक्ट्स जिससे आप या तो क्लेम करोगे या डिफेंस करोगे, उसको क्या कहते हैं, फैक्टो प्रोबेंदा। ठीक है, फैक्टा प्रोबेंदा, इसको ये कहते हैं। अगर आपने बोला भाई मैंने तेरे से 1 करोड़ रुपए लेना, फैक्टा प्रोबेंदा, ये देख उसकी रिसीप्ट, तूने बोला था प्रोमिसरी नोट पे लिखा हुआ, तूने दिया नहीं मेरे को, फैक्टा प्रोबेंदा, क्लेम या रिलीफ। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद वो फैक्ट्स आते हैं जिससे आप उस क्लेम को प्रूव करते हैं। एक तो हो गया वो फैक्ट कि आपने ऐसा कह दिया, एक होता है आप प्रूव कर रहे हो। तो फैक्टा प्रोबेंदा से क्या होता है, फैक्टा प्रोबेंदा से क्या होता है, अब यहाँ पे आप सीधा क्लेम फाइल करते हो, और उस क्लेम को जहां पे आप प्रूव करते हो दैट इज फैक्टा प्रोबांतिया। आई बात समझ? क्लेम को प्रूव करना है फैक्टा प्रोबांतिया। ठीक है, ये दोनों फैक्ट्स हैं, एक तो फैक्ट्स होते हैं क्लेम करने वाले और एक फैक्ट्स होते हैं प्रूव करने वाले। इन दोनों सिचुएशंस का आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, आगे चलिए, बताओ बोले बेटा,
सर ये थोड़ा सा और बता दो, येलो लिखा तो हुआ है यार, द फैक्ट्स विच आर टू बी प्रूव्ड। ठीक है, अब जो फैक्ट्स जो आपने सीधा सीधा जिसपे एक पार्टी ने रिलाय कर दिया है वो क्या है, फैक्टा प्रोबेंदा। ठीक है, अब फैक्टा प्रोबांतिया क्या है, फैक्ट्स आर द एविडेंस एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स ऑन विच अदर पार्टी रिलाइज और फॉर दिस कॉज ऑफ एक्शन और डिफेंस एज द केस में। ठीक है, आई बात समझ, इतना इतना भी कर लेंगे तो भी बहुत है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि भी प्रैक्टिकल देखने को मिल नहीं रहा है, जब तक प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा नहीं मजा थोड़ा कम आता है। ठीक है, आई बात समझ, ओके ठीक है सर। मतलब ये जो तीसरा आपने बताया क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है, जी हाँ इसकी भी एक्सेप्शन है। मतलब सही है जो आपने तीसरा बताया ये मटेरियल फैक्ट्स नॉट एविडेंस, मतलब आप कहना चाह रहे हो एक्सेप्शन के अंदर फैक्ट्स प्लस एविडेंस आ जाएगा, जी हाँ फैक्ट्स प्लस एविडेंस आर अलाउड। कहां पे, इलेक्शन पिटीशंस के केस में और रिट पिटीशंस के केस में। ठीक है, इन केसेस के अंदर आपको फैक्ट्स साथ के साथ एविडेंसेस दोनों ही अलाउड है प्लीडिंग्स के अंदर, इन प्लीडिंग्स। कब कब, इन दो सिचुएशंस में। आई बात समझ, चलिए आगे बेटा बोलो। दुखी कर दिया सर आपने आज, थ्योरी 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 चलाया जा रहा है, कोई बात नहीं। देखो जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको एकदम बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख रहे हैं यार, बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख रहे। ठीक है, जैसे क्या होता है मैं तुम्हारे को बताऊं, कुछ नहीं होता है, उसने सिर्फ फोन करना है तुम्हारे से, इतना पूछना है तुमने खाना खा लिया, मेरा बाबू क्या कर रहा है, मेरा बाबू उठ गया, ये सारे ड्रामेबाजी नहीं करनी है, सिर्फ मुद्दे की बात करनी है, कंसाइसली प्रिसाइजली बात करनी है। ठीक है, कहता है जो भी आपका मटेरियल फैक्ट है, पहले तो इस बात पे ध्यान रखना है कि जो भी फंडा आप मेंशन कर रहे हो, कि वो जो भी फैक्ट आप मेंशन कर रहे हो दैट शुड बी मटेरियल और वो कंसाइज फॉर्म में है। ठीक है, विद प्रिसिजन एंड सर्टेनिटी। आप जब भी एक प्लीडिंग बनाए सर इंश्योर करें जैसे आप अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं ठीक उसी तरीके से डिवाइडेड इन पैराग्राफ्स, नंबर कंसेक्यूटिवली, ये सारी चीजें वहां पर हैं। हर एक जगह पे आपको डेट, सम, नंबर्स। अच्छा, सम और नंबर्स के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने लिखा कहीं पे 50 लाख, ठीक है, तो हमेशा मेंशन करना होता है कि ये 50 लाख रुपए इसमें तो है, प्लस साथ के साथ ये वर्ड्स में भी है, मतलब लेटर्स प्लस वर्ड्स दोनों में ही ये मेंशन। आई बात समझ, ओके चलें आगे, बोलो बेटा। ठीक है, इतना इतना सारा लिखा हुआ नहीं, इतना सारा लिखने की जरूरत ही नहीं है ना हमारे, जब बिना कम लिखे पे काम हो सकता है तो जरूरी है ज्यादा लिखना। बोलो, जब कम लिखे पे काम हो सकता है तो जरूरी है ज्यादा लिखना, नहीं ना। चलो आगे चलते हैं सर। बहुत सारी ना उल्टी सीधी टर्म्स लिखी हुई है यार बीच में, जैसे कि जैसे आपने वो पीछे देखी थी यार, हमारे को यही नहीं समझ में आ रहा था ये इंडक्टमेंट क्या होता है, कुछ नहीं होती है ये चीजें, आपको टेंशन नहीं लेनी है, इतनी ज्यादा गहराई में हमारे लिए ड्राफ्टिंग नहीं है। गहराई में ड्राफ्टिंग तब होगी जब आपको सही में ये चीजें बनानी पड़ेंगी, ये चीजें नहीं बनानी पड़ती। अच्छा, कुछ चीजें हैं दोस्तों जो आपको इंश्योर करनी है जब भी आप अपनी ड्राफ्टिंग करने के लिए जा रहे हैं। आपको ये इंश्योर करना है कि आप कुछ भी लीगल टर्म अगर लिख रहे हो तो तभी लिखना जब आती है। ठीक है, तभी लिखना जब आती है, जबरदस्ती मत बना देना कुछ कि नहीं भाई तुम्हारा वॉरियर है, कुछ ना कुछ तो लिख के आएगा इलीगल टर्म। ठीक है, फैक्टर प्रोबेंटिया ये है, फैक्टर प्रोबंदी मत लिख देना तुम लोग उसको, तुम लोगों ने ऐसे लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी पेपर के अंदर। कहता है सर आपको सबसे पहले क्या करना हो, नेम ऑफ पर्सन एंड प्लेसेस शुड बी एक्यूरेटली गिवन एंड करेक्टली स्पेल्ड। देखो जैसे मेरा नाम है, मेरा नाम क्या है, दिव्या, तुमने क्या करा, स्पेलिंग गलत डाल दी, ऐसे डाल दिया दिव्या, वो आएगा कहेगा दिव्या, मैंने कहा यहाँ तो दिव्या कोई भी नहीं है, मैं तो वापस भेज दूंगा। मैं दाढ़ी वाला चश्मा लगा के एक लौंडा लपाड़ा एकदम बैठा हूँ यार, तुम लोग कह रहे हो लेडीज है, मैं तुम्हारे को लेडीज लगता हूँ किसी एंगल से यार। ठीक है, नाम गलत हो गया तो क्या होगा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी सर। फैक्ट्स शुड बी स्टेटेड इन एक्टिव नॉट इन पैसिव सेंस। एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा है आपने, उसमें नहीं करना है। किसी भी टाइप के सर्कमस्टेंसेस, पैराग्राफ, पैराफ्रेसेस को आपको अवॉइड करना है, ऐसा हो जाता तो, ऐसा हो जाता तो नहीं, छोड़ो। हर एक टाइप के इफ, बट, इट्स शुड बी अवॉइड। ठीक है, प्रोनाउंस जो होते हैं, प्रोनाउंस पता है आपको, ही, शी, दिस, दैट, ये सब जहां तक आप डिनोट कर सकते हो सबको काट दो, नहीं होने चाहिए बिल्कुल। ओके, तो सर मैं बुलाऊंगा कैसे, सिर्फ दो नाम, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट। ठीक है, ही, शी, राम, श्याम नहीं, कुछ भी नहीं, सर सीधा सीधा प्लेंटिफ या डिफेंडेंट। ठीक है, चलो
अब अगली चीज समझते हैं यहाँ पे। अगली चीज क्या है सर, जब भी आपको मेंशन करना है तो फिर से वो यही चीज बता रहा है कि सर करेक्ट नेम करेक्ट डिस्क्रिप्शन आपको देना है। आपने डिस्क्रिप्शन गलत दिया, कंफ्यूजन हो जाएगी। जो प्लेंटिफ है वो प्लेंटिफ है, जो डिफेंडेंट है वो डिफेंडेंट है। नेम सिमिलर है, दिव्या ने दिव्या पे केस कर दिया तो और ध्यान देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कंफ्यूजन ना हो, प्लेंटिफ डिफेंडेंट यूज करते रहना, बहुत ही सिंपल तरीके से चीजें चलती रहेंगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अब जो भी काम हुआ है, मान लीजिए कोई फ्रॉड हो गया है, आपको फ्रॉड का क्या करना है सर, फ्रॉड की डेफिनेशन आप खुद नहीं उठाएंगे, जिस भी स्टैट्यूट के अंदर लॉ के अंदर आपको मिल जाए सेम डेफिनेशन को आपको यूज कर देना है। ठीक है, वो फिर से वही बात बता रहा है आपको, इफ बट दैट शुड बी अवॉइडेड एज फार एज प्रैक्टिकल, जहां तक आप यूज कर पाए वहां तक चीजों को आप अवॉइड करें। ठीक है। अब अगली चीज सर, आपको इंश्योर करना है कि जो नेसेसरी पर्टिकुलर्स है वो सारे के सारे आपने प्लीडिंग्स के अंदर डाल दिए हैं। और याद रहे बार बार चीजों को रिपीट मत करना। सर प्लेंटिफ डिफेंडेंट तो रिपीट होता ही रहेगा, कोई बात नहीं। एक पॉइंट आपने मेंशन किया है, उस एक पॉइंट को 10 जगह पर रिपीट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, एक पॉइंट एक बार लगा दिया, 10 जगह नहीं लगाना है उसको, कहीं जबरदस्ती तुम लोग 10 बार लगाने, 10 जगह लगाने पर लगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली बात को समझते हैं। कह रहे सर डेट सम नंबर्स, ये तो मैंने आपको बताया था, ये आपको मेंशन करने हैं हर एक प्लीडिंग के अंदर, उसको पैराग्राफ में डालना है, जैसे आप अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाते हो, ठीक उसी तरीके से आपको क्या करना है, एवरी प्लीडिंग शैल बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स नंबर कंसेक्यूटिवली, और हर एक जगह पे हर एक एलिगेशन के लिए जो आपने एलिगेशंस लगा रहे हो, आप हर एक एलिगेशन के लिए कोशिश करो कि आप एक सेपरेट पैराग्राफ बनाओ। अगर आपने एक ही में पूरी रामायण लिख दी नहीं चलेगा सर। देखो यहाँ पे भी जैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये अलग पैराग्राफ चल रहा था, उसके बाद उप्स आई एम सॉरी, अरे यार देखो फिर ये अलग पैराग्राफ आ गया। हाँ सर अलग पैराग्राफ तो आ गया, ये है ना, ये अलग पैराग्राफ आ गया। कह रहे तो सर ऐसे ही एंड में आने के बाद प्लीडिंग मस्ट बी साइन। साइन कौन करेगा, वो पार्टी जो प्लीडिंग को बना रही है, दैट मींस द प्लीडर। सर प्लीडर जो है ना वो साइन नहीं कर सकता। क्यों साइन क्यों नहीं कर सकता सर, वो उसको साइन करना आता ही नहीं, अंगूठा लगा दो उसका। सर अंगूठा है ही नहीं उसका, ठाकुर हाथ कटे हुए उसके। अच्छा अच्छा अच्छा, मजाक कर रहे हो तुम लोग मुझसे, हैं, कोई बात नहीं। इट मे बी साइंड बाय एनी ऑथराइज्ड पर्सन, जिसको उसने ऑथराइज किया हुआ है। ठीक है, वही बंदा उसके बिहाफ पर केस फाइल करेगा, वही बंदा उसके बिहाफ पर केस को डिफेंड भी करेगा। ठीक है, ठीक है सर, साइन करने के लिए मैं इसलिए लाता हूँ चीजों को, ताकि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जो व्हाट यू कॉल इट एज, क्या एक एग्जैक्ट टर्म होती है यार, कि पार्टी ने बोल दिया कि यार मैंने तो फाइल किया ही नहीं है, ऐसे किसी ने तेरे पास भेज दिया। ऑथेंटिकेशन सिग्नेचर इसलिए लिया जाता है बार। ठीक है, चलो अब आगे चलें, ये छोड़ दे। हाँ हाँ हाँ, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। अब सर एक मिनट, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग, ये वेरिफिकेशन क्या होती है, जैसे आप कहते हो कहीं ना कहीं आप एंड में आके वेरीफाई करते हो चीजों को। आपने बहुत बार कहीं पे कुछ दिया, एफिडेविट दिया, कुछ चीजें दी, वहां पे साथ में आप एफिडेविट लगाते हो, उससे क्या होता है, वेरिफिकेशन होती है, वो ऑथेंटिकेशन होती है। आप कहीं पे जा रहे हो, आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, अच्छा आपने कभी रेज्यूम बनाया, सीवी बनाया, आप एंड में लिखते हो द डिटेल्स फर्निश्ड अबव आर ट्रू एंड बेस्ट अप टू माय नॉलेज, ऐसा लिखते हो। व्हाट इज दैट, दैट इज वेरिफिकेशन। कह रहे सर क्या प्लीडिंग भी वेरीफाई करूंगा, कह रहा है बिल्कुल, कोर्ट में सबमिट करने जा रहे हो यार, कोई ऐसा थोड़ी है पड़ोस में देने जा रहे हो। कह रहा नहीं, प्लीडिंग को भी आपको सीधा सीधा क्या करना है, वेरीफाई करना है। शैल बी वेरीफाइड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट टू बी एक्वेंटेड विद फैक्ट्स ऑफ केस। केस के सारे फैक्ट्स आपको वहां पे लगा देने हैं, आपको पैराग्राफ को प्रॉपरली नंबर करना है, चीजों को वहां पे लगाना है। ओके, वेरिफिकेशन होती कैसे है पहले ये तो बताओ। बस सीधी बात, जो बंदा बना रहा है उसके साइन करवा देना वहां पे, बस। हाँ, वेरिफिकेशन के लिए साइन ही तो कराओगे, और क्या करोगे, एफिडेविट लगाओगे, प्लीडिंग है। अभी कोर्ट में केस एडमिट नहीं हुआ है, अभी आप जाओगे फिर चीजों को देखा जाएगा, दोनों को बुलाया जाएगा कि भाई केस शुरू करें या ना करें। ठीक है, आई बात समझ। सर ऐसे ही किसी ने मजे मजे में डाल दी कि हाँ ठीक है भाई केस फाइल कर देते हैं, बाद में मैं आता है अप्रैल फूल बनाया, ऐसे कर रहा है तो वो केस रहता है, ऑफेंस है, जुर्म है, जुर्म। अच्छा जुर्म है, हाँ जुर्म है, ये अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। ये अप्रैल फूल वाली बातें नहीं करनी होती है, फाइनल में आ गए तुम लोग यार। चले आगे, अगली बात को समझिए। ओए अगली बात तो है ही नहीं, इसने खत्म कर दिया यहाँ पे। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, अब अगली बात हम लोग भी करेंगे अगली क्लास में।
चलिए, फॉर द टाइम नहीं, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे बात करेंगे एक और कुछ प्रीलिम्स के बारे में। बाय।